Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of physics class 12th. So earlier दो एपिसोड्स में हमने चैप्टर नंबर 11 दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और चैप्टर नंबर 12 एटम्स को कवर किया है। वन शॉट की वो वीडियोस थी। वन शॉट में वो चैप्टर्स छोटे थे इस वजह से ख़त्म हो गए। अब जो चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है दैट इज न्यूक्लियाई। ये हमारे कोर्स का लास्ट सेकेंड चैप्टर है। So that is the last second chapter of our course, physics course. अब जो है इसको चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो न्यूक्लियाई अब इंट्रो में क्या होगा। न्यूक्लियाई क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो सिंगल होता है। बाकी जो अगर हम काफ़ी सब न्यूक्लियस की बात करेंगे दैट इज न्यूक्लियाई। एक प्लूरल में बात करेंगे तो दैट इज न्यूक्लियाई। ठीक है। अब न्यूक्लियाई क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और एटम की डिस्कवरी हुई, तो अब एटम्स की डिस्कवरी के बाद अब उसमें पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। देन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर होते हैं तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो मास है वो भी कंजर्व्ड रहता है। एटम का मास कम ज़्यादा नहीं होता है जब तक कोई डिफेक्ट ना हो उसमें। एटम का मास सही रहता है। अब न्यूक्लियस की कंपोजिशन कैसी होगी सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्चेस हुई न्यूक्लियस के टाइम पर भी। पहले इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूक्लियस की एंट्री हुई। अब ये हेजनबर्ग ने हमें बताया था कि एक न्यूक्लियस तरह का भी एक एलिमेंट होता है जहाँ पर प्रोटॉन्स भी रहते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं है ना ही वो नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक एटम्स की, जहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीन ही जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यही पूरे एटम को फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर जब एटम्स यहाँ पर बन रहे थे तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात आई थी, देन न्यूट्रॉन्स की बात आई थी, देन इलेक्ट्रॉन्स की बात आई थी। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब साथ में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में तो उनको कहते हैं न्यूक्लियस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक न्यूट्रॉन में या एक न्यूक्लियस में दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है इसके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर अगर हम डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर, जहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही काउंट होते हैं। एटॉमिक नंबर जो भी किसी एलिमेंट का होता है वो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। यानी कि अगर कोई भी हमें एलिमेंट दे दिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर इतना है तो उसके वो प्रोटॉन बताएगा हमें, प्रोटॉन बताएगा। अब जो दूसरी है वो मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? मास नंबर, तो मास नंबर में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ आते हैं यानी कि न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये बताते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए से जो कि मास नंबर है, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी है न्यूक्लियस का मास कितना होगा, इसके बाद हमें न्यूक्लियस मास, एटॉमिक मास आना है। एटॉमिक नंबर देख लिया, एटॉमिक मास अब देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास। सबसे पहले न्यूक्लियस का मास देखते हैं। न्यूक्लियस का जो मास होता है न्यूक्लियस का जो हमारे पास मास होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का जितना मास है और
न्यूट्रॉन का जितना मास है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दो ही हैं, पी है और एन है। तो पी और एन को ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। अब जो न्यूक्लियाइड क्या होता है, न्यूक्लियाइड अगर एक स्पेसिफिक एटम का हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम ZE का ले रहे हैं, ZE का नहीं सिर्फ Z का ले रहे हैं, या फिर XE का ले रहे हैं, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियस है एक स्पेसिफिक एटम का, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड। ठीक है, न्यूक्लाइड कहेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, यहाँ पर X जो है एलिमेंट है, A यहाँ पर मास नंबर है और Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और A यहाँ पर मास नंबर है, यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और जो ये है हमारे प्रोटॉन, ऑलवेज प्रोटॉन। किसी किसी बुक में हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो ऐसे में भी ये वही काम करता है, A ऊपर ही रहेगा Z नीचे ही रहेगा। तो A हमारे पास है दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर जो Z है वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। देयर इट इज। इसके बाद जो हमारी पास बारी आती है वो है एटॉमिक मास की। तो जो पूरे एटम का मास है, तो पूरे एटम का मास है यानी कि प्रोटॉन का, पूरे एटम का मास है दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, तीनों का मास अगर मिला दिया तो पूरे एटम का मास बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो एटम्स हैं वो सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटम्स हैं एक्स एटम्स हैं, एक्स एटम है, जेड भी एक एटम है, तो एक्स, सो अगर एक्स और जेड दोनों एक एटम्स हैं तो वहाँ पर जो इनके एटॉमिक नंबर होंगे, जो इनके एटॉमिक नंबर हैं दैट इज जेड, वो सेम रहने वाले हैं, जबकि इनके जो मास नंबर है दैट इज ए, जो अबव इक्वेशंस हैं, जो ये ए है ये बी है यहाँ पर, वो बदल जाने वाले हैं, यानी कि ये ए और बी का मतलब अलग अलग है, और ये जो सी है ये कॉमन है, यानी कि ये एक जैसे ही हैं। कुछ भी एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं x2 4 एंड z इज इक्वल टू 5 4, तो ये हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हो गए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, और बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऊपर में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और नीचे में प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम है बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं आइसोटोप्स, ये हमारे पास हो जाते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स जो हमने करे हुए हैं उसमें भी अगर हम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ले लें, एक्स और वाई डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें, तो एक्स और जेड हमने ले लिया, एक्स और जेड हमने ले लिया, एक एक्स है एक जेड है, तो यहाँ पर एटम्स जो है एलिमेंट जो हैं उनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा बट सेम मास नंबर होगा। डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब इस बार ऊपर की इक्वेशंस मैच करेंगी जबकि नीचे की इक्वेशंस नहीं मैच करेंगी। मास नंबर में डिफरेंस है, यानी कि जो मास नंबर है यानी कि ए में डिफरेंस है, सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि ये, एटॉमिक नंबर यानी कि ये जो कि हमारा Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट होंगे और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होंगे। यानी कि एग्जांपल अगर लें तो प्रोटॉन और ये डिफरेंट, तो यहाँ पर अगर 2 है Z में भी अगर ये 2 है देन ये 4 हो सकते हैं, ये 5 हो सकते हैं, दैट इट इज। तो नोट हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू भी डिफर हो सकती है, प्रोटॉन की वैल्यू भी डिफर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर
सेम मास नंबर है, और सेम मास नंबर का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि Z में चेंज है, नीचे वाले में चेंज है, और नीचे वाला हमारे पास क्या बताता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आइसोटोन्स क्या बताते हैं, ये जो 2 है और ये 4 है, इसमें से अगर माइनस करते हैं हम, तो अगर वहाँ पर सेम नंबर आते हैं, दोनों में सेम आता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। यानी कि अगर ये 2 और 4 है, 2 और 4, 2 और 4, 2 एंड 4, 2 में से अगर 4 माइनस करते हैं या ऊपर कुछ भी वैल्यू है, 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आया, और यहाँ पर 2 में से अगर हम यहाँ पर 6 माइनस करते हैं, 2 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो फिर क्या आता, 4 आता। बट यहाँ पर वैल्यूज अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बनने वाली है वैल्यूज, यहाँ पर अगर हम कर दें 4, यहाँ पर भी कर दें, अगर 6 कर दें तो यहाँ पर भी अगेन -2 आएगी। तो दैट एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स हैं, अगर उनके सेम नंबर ऑफ माइनस करने पर सेम आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर होता है, बट वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 1 एनर्जी स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, और कोई और एलिमेंट जिसका सेम नंबर है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल सेम है, बट वो एग्जिस्ट करता है दूसरी एनर्जी स्टेट्स पर, तो उसको कहते हैं आइसोमर्स। जैसे कि आइसोमर्स हम केमिस्ट्री में बनाया करते हैं, जैसे कि बनाया करते हैं केमिस्ट्री में भी हम। सो आफ्टर आइसोमर्स हमारे पास आता है मास एटॉमिक मास या न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो या एटम का मास हम AMU में लेते हैं, AMU में लेते हैं, और इसी कन्वर्जन कुछ इस तरह से है, जो 1 AMU है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल है, बट दिस इज वेरी लार्ज वैल्यू, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, एक EV हम जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसमें हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। अगर इन दोनों का हम रिलेशन बनाएं तो E इज इक्वल टू mc² होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू mc²। तो ये रिलेशन में हमारे पास अगर हम देखें तो AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम देखें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AMU का रिलेशन कुछ इस तरह बनता है कि जो 1 में AMU हमारा है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। मतलब अगर कन्वर्जन हमें बड़े यूनिट में करनी है तो हम 1 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट लिख सकते हैं 1 AMU की जगह। अगर हमें 0.5 दिया हुआ है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा दिया हुआ है यानी कि 27 AMU 22 AMU भी दिया हुआ है तो हम उसे मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे की। अब इसके आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट अस लुक ऑन दैट। तो न्यूट्रॉन की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई में। एलिमेंट्री पार्टिकल है जो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेंटर है, बिल्कुल सेंटर, वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। अब ये सब एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है बजाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन में कुल मिलाकर ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, इसके पास कोई चार्ज मास नहीं है, मतलब चार्ज मास जो है वो प्रोटॉन से बिल्कुल थोड़ा सा ही स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन है, मतलब चार्ज का डेफिनेट कोई मास नहीं है, बट प्रोटॉन से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि ये न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी आयनाइजिंग पावर भी कम है,
क्योंकि आयनाइज नहीं कर सकता ना, क्योंकि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो अगर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तो ना किसी को आयनाइज कर सकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ नहीं कर सकता, ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि ये ना ही रिपेल होगा ना अट्रैक्ट होगा। पहले बोल दिया कि न्यूट्रल है तो ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी, ये इंड्यूस कर सकता है रेडियो एक्टिविटी इन एलिमेंट्स। अगर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो न्यूट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। न्यूट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हो गई। न्यूट्रॉन की 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास हो जाती हैं। इसके बाद आती है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का नाम तो सबने सुना होगा, न्यूक्लियर फोर्स। देयर इट इज। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास आती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है? तो जो एवरेज सेपरेशन है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, इसी वजह से पार्टिकल्स के बीच की जो है सेपरेशन वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, क्योंकि बहुत छोटे से रीजन में जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे एक साथ अरेंज हैं। अब जो प्रोटॉन है वो दूसरे को रिपेल भी करेंगे और रिपेल करते हुए उस छोटी सी जगह में उनको रहना भी है। तो उनके बीच की जो सेपरेशन होती है उसको हमने काउंट तो नहीं किया, बट उनके बीच की सेपरेशन कुछ इतनी कम होती है, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। और जब इतने पास कोई सेम चार्ज के एलिमेंट आ जाए तो उनकी जो कूलाम्बिक फोर्स होती है, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो टूट जाती है और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आ जाती है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो जाती है, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। और जब पास में आ ही गए हैं ये, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अब बनाएंगे। और ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो इनसाइड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ही जनरेट होती है। ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं दिखने वाली। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं विड्रॉ करेगा, जबकि ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये होगी न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है न्यूक्लियस का साइज, जो बेसिकली एक रिलेशन है V इज इक्वल टू A, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया पर। जितना एरिया ज़्यादा उतना वॉल्यूम ज़्यादा। तो यही रिलेशन हम लगा सकते हैं। अगर एक सर्कुलर न्यूक्लियस है 4/3πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिकली है 4/3π तो कांस्टेंट है, बाकी जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहाँ पर r³ है, इसको हम ले जा सकते हैं इसकी 1/3 पावर में ले गए। अब चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लाएंगे, दैट इज r0 A 1/3। और इस r0 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है r0 की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे पास r0 की वैल्यू है। तो इतना अगर रेडियस का न्यूक्लियस साइज है, एरिया के 1/3 कर देंगे तो हमारे पास उसका एरिया निकल आएगा, और उसका एरिया निकल आएगा तो डेफिनेटली हमारे पास रेडियस भी निकल आएगी। इसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी क्या बताती है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब मास पर वॉल्यूम का ही रिलेशन है, बट ये न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में है। डेंसिटी अपॉन वही होती है मास बाय वॉल्यूम, बट यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अब जो मास है उसको हम डायरेक्टली मास इनटू एरिया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी है, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाटएवर वी कॉल।
और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने देख लिया अभी 4/3 पाई आर क्यूब, आर नॉट का क्यूब भी लगा सकते हैं, आर नॉट का क्यूब इंटू ए, और ए से अगर ए कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज 3m अपॉन में 4/3 पाई, 4/3 तो 3 तो ऊपर चला गया, 4 पाई आर नॉट का क्यूब। तो ये वैल्यू हमारी डेंसिटी की बन जाएगी। अगर डेंसिटी हमें निकालनी है न्यूक्लियस की तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। मास ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है, रेडियस जो है आर नॉट वो निकाली जा सकती है एंड डेंसिटी भी निकाली जा सकती है। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम पुट करें तो हमारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। इसके आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम जानेंगे। प्रोटॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? अब न्यूट्रॉन तो हो गए, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? अभी जेम्स चैडविक ने 1932 में कंक्लूड किया था कि जो पेनिट्रेटरी रेडिएशंस हैं उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और सबके पास मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। मतलब कुछ पेनिट्रेटरी यानी कि जो एक सीधी लाइन में निकल जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और उनके पास सेम मास है जितना मास प्रोटॉन के पास होता है। और उसके बाद डिस्कवरी, उसके बाद इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन के अंदर से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास जितना था तो प्रोटॉन की डिस्कवरी वहाँ हुई और साथ ही साथ न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। एक रिएक्शन है 4 हीलियम 4 2 हीलियम प्लस 9 4 बेरिलियम। आफ्टर रिएक्शन 1 0 न्यूट्रॉन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस 12 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन हमें जनरली याद करने की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं, ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई तो ये रिएक्शन हमें देना पड़ सकता है। सो आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आएंगी इसी की प्रॉपर्टीज, इसी की प्रॉपर्टीज। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन होता है इनका, ठीक है, और शॉर्ट रेंज इनका फोकस है, मतलब ये शॉर्ट रेंज के फोकस में रहती है। डिस्टेंस के साथ ये वेरी करेंगी। ऑल्सो चार्ज इंडिपेंडेंट है क्योंकि न्यूट्रल है तो चार्ज इंडिपेंडेंट होगा। सैचुरेशन का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इनके सैचुरेटेड अगर कुछ होगा तो उस पर डिपेंड पड़ेगा। स्पिन डिपेंडेंट होगी, यानी कि अगर स्पिन कर जाता है इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एक्सचेंज फोर्सेस हैं, यानी कि एक्सचेंज डेफिनेटली फोर्स हो सकती हैं, ठीक है। और नॉन सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर फोर्सेस नहीं लगती, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में लगती हैं फोर्सेस, ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगने वाली। तो इसके बाद हमारे पास आता है मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले हम मास डिफेक्ट करेंगे, मास डिफेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट यानी कि पहले जितना मास था उसके बाद मास कम हो जाए, यही है डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियन। रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियन पहले जो है रेस्ट पर है, जब रेस्ट पर जब है तब उसका मास कितना है, ठीक है। न्यूक्लियस का मास कितना है? रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस का होल का मास, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स के उसका हम करेंगे सम, और सम करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसको हम न्यूक्लियस की वैल्यूज से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास Z है ये हमारा न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस के मास में से हम क्या माइनस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि A हैं और Z हैं। तो A माइनस Z
और जो Mn है ये न्यूक्लियस का है मास, ये प्रोटॉन का मास है पूरे हमारे पास। माइनस करेंगे M में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये हमारा टोटल मास है न्यूक्लियस का, ठीक है। कर दिया माइनस। करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा M आएगा वो हमारा आएगा मास डिफेक्ट, यानी कि मास का कितना डिफेक्ट हो गया, मास में कितनी कमी आ गई, यानी कि कितना डिफेक्ट है मास में। तो ये हमें मास डिफेक्ट बताता है, मास डिफेक्ट हमें ये बताता है। सो आफ्टर दैट, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी मास डिफेक्ट से रिलेटेड टर्म है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन में हमारे पास जो होता है वो है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन, जितना पर न्यूक्लियन है उस पर हमारा कितना मास डिफेक्ट है। तो जनरली जो हमारा डेल्टा M आने वाला है उसको हम अगर A से डिवाइड कर दें पर एरिया, ये एरिया नहीं है, पर एरिया नहीं है, ये है मास नंबर। मास नंबर पर मास नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारी आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन। अगर बाय चांस पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आती है तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल रहेगा, यानी कि उससे बैलेंस नहीं कहेंगे, वो अनस्टेबल सिचुएशन में रहेगा। अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आती है तो यानी कि सम मास जो है वो एनर्जी में बदल गया है, जो कि न्यूक्लियस को बाइंड कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस स्टेबल है। तो पॉजिटिव पे ये अनस्टेबल है और नेगेटिव पे ये स्टेबल है, न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन यानी कि एक न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाया गया है, एक्साइटेड स्टेट में गया है क्योंकि वो अनस्टेबल था। एक्साइटेड स्टेट में गया है क्योंकि वो अनस्टेबल था, वो दो टुकड़ों में बटेगा और ऐसे टुकड़ों में बटेगा जो कि कंपेरेबल मासेस के होंगे और जिनकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जिनके पास अच्छी स्टेबिलिटी होने वाली है, उन दो यूनिट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियर फिजन। एक न्यूक्लियस है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है टू गेट स्टेबल, टू गेट स्टेबल। इसके लिए भी एक रिएक्शन है हमारे पास दैट इज 235U92 plus 10N after reaction 9236 chromium and after plus that is 14156 बोरोन, इट इज बेरिलियम। और साथ में हमारे पास जो एक और चीज़ है, जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं N और प्लस Q ये है जो एनर्जी निकली है, Q ये है जो एनर्जी निकली है, क्योंकि एनर्जी का निकालना ज़रूरी था टू गेट स्टेबल, एनर्जी का निकालना ज़रूरी था टू गेट स्टेबल। एनर्जी निकली तो ये जो टूटना है, टूटने में कुछ एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी Q की फॉर्म में यहाँ पर निकली है, Q की फॉर्म में एनर्जी निकली है। तो एक और बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर जो यहाँ पर मास नंबर है वो 230 से इसका ग्रेटर होना चाहिए, तो वही एलिमेंट फिजन शो कर सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर नहीं, यहाँ पर जिनका यहाँ पर मास नंबर जो है वो 230 से ग्रेटर हो, वही सिर्फ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कर पाएंगे। इसके बाद है जो कोई भी सब्सटेंस है जो यूज की जाइए स्लो डाउन टेस्ट में,
अगर एक क्योंकि न्यूक्लियर फिजन में एक प्रोसेस ये है कि ये कंट्रोलेबल प्रोसेस तो है, बट दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो यूज एज अ हार्म आइटम। जैसे कि एटम बम के बारे में हमने सुना होगा, एटम बॉम्ब जो है वहां पर भी यही प्रोसेस यूज होता है कि न्यूक्लियर फिजन होता रहता है। यहाँ पर अगर ये दो में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ तो ये जो दो बने हैं ये और दो आगे में ब्रेक होंगे, और ये प्रोसेस और दो आगे में ये जैसे ब्रेक हो रहे हैं, ये दो ब्रेक हो रहे हैं, तो इसके आगे भी ये दो ब्रेक होंगे। तो ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, और ये इतना फास्ट प्रोसेस है, इतना एक्सट्रीम प्रोसेस है कि ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है। और जैसे जैसे ये एनर्जी जैसे जैसे ये टूटते हैं एनर्जी निकलती जाती है, और जो एनर्जी निकलती है उससे ब्लास्ट जो होता है, वो ब्लास्ट का इफेक्ट जो हमें दिखता है एनर्जी निकलने पर, जैसी तरह की डेवस्टेशन होती है वहाँ पर, डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ, तो वो एनर्जी निकलने के कारण ही होता है। तो दैट इज द सब केस दैट अगर ये एटम बम, अगर जो है एटम बम में जो न्यूट्रॉन्स हैं अगर ये ऐसे ही चेन रिएक्शन कर करके आगे बढ़ते रहे तो डेफिनेटली दैट इज द डिवास्टेटिंग प्रोसेस। क्योंकि ऐसे अगर कहीं पर भी कुछ लापरवाही रेडियो एक्टिव मटेरियल में हो जाती है तो डेफिनेटली दैट विल लीड अप टू ब्लास्ट। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तो कहीं भी रिएक्ट कर देंगे, और रिएक्ट करने के साथ साथ ये अगर ऐसे फ्यूजन चेन फ्यूजन करते रहे तो चेन फ्यूजन में ये काफ़ी एनर्जी रिलीज करेंगे और दैट विल हार्म ह्यूमन लाइफ। तो अगर ये चेन रिएक्शन को हमने रोकना है, चेन रिएक्शन को हमने रोकना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये चेन रिएक्शन तभी खत्म होगा जब इसकी एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी कि आगे और पार्टिकल्स में टूट पाए, और एनर्जी अगर जितनी नहीं मिलेगी इसको कि ये आगे, क्योंकि ये पेरेंट जो इसका ये पेरेंट है, ये पेरेंट अगर कम एनर्जी दे रहा है तो आगे वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास और कम एनर्जी जाएगी, और अल्टीमेटली द रिएक्शन विल द चेन विल स्टॉप। जितनी कम एनर्जी उतना आगे चेन नहीं जा पाएगी। तो यही काम करना है कि एनर्जी को हमें कम करना है, यानी कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है टूट टूट के फास्ट मूव कर रहे हैं उनको हमें स्लो डाउन करना है। और कोई भी सब्सटेंस हम स्लो डाउन करने के लिए डालेंगे, कोई भी सब्सटेंस, तो इनकी पहली बात थर्मल एनर्जी जितनी होती है वो हम देख लेते हैं। थर्मल एनर्जी दैट इज नियरली इक्वल टू 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी एनर्जी अगर इनके पास है, इतनी थर्मल एनर्जी पर हम लाना चाहते हैं इसको, इतनी थर्मल एनर्जी पर आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी यूज करते हैं हम स्लो डाउन करने के लिए उस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को थर्मल एनर्जी पर लाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। सबसे बेस्ट मॉडरेटर हमारे पास है D2O। D2O ये काफ़ी अच्छा मॉडरेटर हमारे पास है। गुड मॉडरेटर की सबसे खास बात है कि वो स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को, यानी कि जो प्रेस फास्ट हो रहा है वो अब स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता है वहाँ पर। दूसरी बात वो करेगा, रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ एब्जॉर्बिंग देम। क्योंकि जो हमारे पास अगर न्यूट्रॉन यहाँ पर दो निकले हैं तो वो यहाँ से एक को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो मॉडरेटर है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ अगर दो ही बच गए तो यही दो आगे जाएंगे, ना कि ये चार आगे जाएंगे, ये चार नहीं आगे जाएंगे, अब ये दो ही आगे जाएंगे। और इन दो में से भी अब जो प्रोसेस हो रहा था वो हाफ हो गया, अल्टीमेटली वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और जल्दी एनर्जी खत्म हो जाएगी इसकी वजह से। तो मॉडरेटर का अल्टीमेटली ये काम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अनुसार जो फ्यूजनेबल मास है यानी कि जिससे ये आई है n से n में जा रही है, जैसे ये पेरेंट एटम से आई है और ये दो में फ्यूजन हो रहा है इसमें, तो फ्यूजन से पहले की जो स्टेट है उसको हम n1 कहेंगे, क्योंकि जो फ्यूजनेबल मास डिफाइंडर रेशियो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे जब पर्टिकुलर
जनरेशन का बिगिनिंग हो रहा था, यानी कि बिगिनिंग हो रहा था यहाँ पर। और जब जो प्रेजेंट जनरेशन का बिगिनिंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ प्रेजेंट जनरेशन का बिगिनिंग हो रहा है, तब कितने न्यूट्रॉन बचे हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। दोनों की रेशो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि रिएक्शन कितना आगे जाएगा इसके बारे में हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है। N2/N1, N2/N1 हमें रिएक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एक कंट्रोल्ड है, एक अनकंट्रोल्ड है। अब सबसे पहले हम चेन रिएक्शन में अनकंट्रोल्ड चेन को कवर करेंगे। अनकंट्रोल्ड चेन में जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट कर देता है फिशनेबल मटेरियल जिनके पास काफ़ी क्रिटिकल मास से ज़्यादा मास होता है। क्रिटिकल मास उतना जितने पे आगे जो चेन है वो बन सके। क्रिटिकल मास यानी कि क्रिटिकल मास यानी कि जो आगे चेन बढ़ रही है वहाँ पर। क्रिटिकल मास यानी कि जो आगे चेन बढ़ रही है उसको मिनिमम इतना तो मास चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मिनिमम जितना मास चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास, सो मिनिमम जितना इसको मास चाहिए तो फर्दर फ्यूजन होने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। अगर उससे ज़्यादा मास है तो वो फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करता जाएगा वहाँ तक करेगा जहाँ तक उसका क्रिटिकल मास से कम ना हो जाए मास। तो वहाँ तक ये फ्यूजन को कंटिन्यू करता रहेगा, और इसी वजह से अनकंट्रोल हो जाता है चेन रिएक्शन। तो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट करेगा एक रैपिड रेट पर, रैपिड रेट पर एक्सेलरेट कर जाएगा, और जो पूरा का पूरा मटेरियल है, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, वो अल्टीमेटली ब्लास्ट कर जाएगा इन माइक्रो सेकेंड्स, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है आसपास के एरिया में। क्योंकि अल्टीमेटली इतनी एनर्जी एक साथ निकलेगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन तो अपने आसपास के एरिया में डेफिनेटली करेगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंट्रोल चेन का रिएक्शन। कंट्रोल चेन में, अनकंट्रोल चेन में तो ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल चेन में इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा सुटेबल सब्सटेंस डालते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं, यानी कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स जा रहे थे, दैट इज दिस, फर्दर आगे क्लासीफाई हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो फर्दर आगे क्लासीफाई हो रहे हैं, इनमें से अगर हम किसी दो को एब्जॉर्ब कर लें, यहाँ पर किसी दो को एब्जॉर्ब कर लें, तो जो आगे रिएक्शन पहुंचाने वाले वो यही रह जाएंगे। अगर यही रह जाएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन का रेट, ये जो रिएक्शन है वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से एनर्जी भी है वो कम रिलीज होने वाली है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो कम रह जाएंगे एक्साइट होने के लिए, फर्दर एक्साइट होने के लिए, फर्दर फिशन होने के लिए जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी कम रह जाने वाला है। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन हमारे लिए सफिशिएबल है, उसकी वजह से कोई भी ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर अनकंट्रोल हो जाए डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज थ्रेट, इट विल बी अ ह्यूज थ्रेट। तो इसके बाद हमारे पास आती है थर्मल न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर। थर्मल न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर में सबसे पहले आई थिंक कुछ ना कुछ आगे पीछे हुआ है, पर थर्मल न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे फिजन, वो 235 U के होंगे, 235 U के होंगे न्यूक्लियाई के, जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो हो
2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, और वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का पहले ही बता दिया 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो एनर्जी लेकर चलते हैं और उनको हम थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उनको, तो मॉडरेटर डालने से ही करेंगे और मॉडरेटर के भी सारी प्रोसेसेस हो चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर हम थे, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारे पास क्या बताएगा, जैसे कि हमने अभी लिखा, तो वो k से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n2/n1। पेरेंट हमारा जो कि n1 है और जो डॉटर है वो n2 है, यानी कि जो आगे प्रोसेस कर रहा है वो n2 है और जो पेरेंट है, जो बैकवर्ड है, वो n1 है। अगर n2 ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन डॉटर ज़्यादा हो रही हैं, देन जो कि चेन है वो ग्रो करेगी, क्योंकि k की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो चेन आगे फर्दर प्रोसेस करेगी, यानी कि और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स फिजन होंगे। अगर न्यूट्रॉन दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन k इज इक्वल टू 1, और k इज इक्वल टू 1 पर यानी कि स्टेडी चेंज होगी, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन घटेंगे ना न्यूट्रॉन घटेंगे, ना न्यूट्रॉन घटेंगे ना न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। बट यहाँ पर अगर k की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो चेन डाई हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे करते करते, यानी कि 100 से 75, 75 से 25, 25 से 75 से 50, 50 से 25 और 25 से 0 जो कि 100 से 75, 50 से 25 और 25 से 0 ये न्यूट्रॉन धीरे धीरे करते करते न्यूट्रॉन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली चेन एक समय आएगा, चेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए k इज लेस देन और इक्वल टू 1 हमारे लिए जो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, जहाँ पर चेन जो है वो डाई कर जाएगी या चेन स्टेडी कर जाएगी ग्रेजुअली। हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली डिक्रीज होते जाएंगे और अल्टीमेटली चेन खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए k इज इक्वल टू 1 और k इज लेस देन 1 ये सफिशिएबल कंडीशन है, क्योंकि चेन अगर इंक्रीज करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी और न्यूट्रॉन्स का फिजन होता जाएगा, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, डेफिनेटली वह सिचुएशन हमारे लिए खड़ी हो जाने वाली है। तो इसके बाद हमारे पास आती है क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास। अभी इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि साइज जो फिजनेबल मटेरियल का है, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इज इक्वल टू 1 होता है, उसको हम क्रिटिकल साइज कहते हैं, यानी कि जितना साइज जो टूट रही है मटेरियल, जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इज इक्वल टू 1 है, यानी कि स्टेडी चेन है, तो वो क्रिटिकल साइज हो गया। और जितना उसका मास है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, जहाँ पर फिजनेबल हो रहा है, स्टेडी फिजनेबल हो रहा है वो मास, और दैट इज क्रिटिकल साइज। देयर इट इज। अब हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का डेफिनेटली कोई यूज नहीं है यहाँ पर हमारे कोर्स में, और डेफिनेटली उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कार वगैरह में हम यूज़ करते हैं जो हमारा कूलेंट है, वैसे ही न्यूक्लियस के लिए कुछ रिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन जो है वो फास्ट मूविंग हो जाता है। और जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, इस बार फ्यूजन नहीं है, इस बार फ्यूजन है। फ्यूजन इनकी दो चीज़ों का मिलना, दो वायर आपस में मिलती हैं तो फ्यूज होता है, तो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ से याद रख सकते हैं। इस प्रोसेस में दो लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर भी स्टेबल अनस्टेबल है और हैवियर भी अनस्टेबल है। लाइटर क्या करेंगे, दो जुड़ जाएंगे, हैवियर क्या करेगा, दो में टूट जाएगा। स्टेबल जानी है उनको कंडीशन, स्टेबल कंडीशन के लिए दो यहाँ पर जुड़ेंगे और दो जुड़कर एक को फॉर्म करेंगे, कंसिडरेबल उसका भी मास होना चाहिए।
जहाँ पर दो न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे, और कंडीशन ये है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो वो फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ करने के साथ एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे, इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आती है जो सम है मासेस का बिफोर फ्यूजन, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो इनका मास जो है वो ज़्यादा होगा, इसके मास से कंपेयर करें तो इसका मास कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। इसका अगर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि दो मिलके बना रहे हैं, दो फ्यूजन कर रहे हैं, दो फ्यूजन कर रहे हैं। तो अगर दो मिलके अगर एक बना रहे हैं तो जो मास में डिफरेंस आया, मास कहाँ गया, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल जाएगा, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। जैसे अगर एक रिएक्शन हम लें, क्योंकि ये जो दो बिफोर फ्यूजन उन दोनों का सम करें वो ग्रेटर होगा सम ऑफ मासेस आफ्टर फ्यूजन। जो एक बनेगा, ये एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, वो आफ्टर फ्यूजन अगर हम उसका एडिशन करते हैं तो वो पहले के मुकाबले में कम होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे फ्यूजन एनर्जी, फ्यूजन की एनर्जी। अब इसका एक रिएक्शन है, रेज टू 1H और 2 1H, दोनों को हम ऐड करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद हमारे पास हीलियम बनेगा, साथ में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, 21.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिलीज होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस आता है, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूजन में दो न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस बनाकर एक को फॉर्म करते हैं, एक हेवियर न्यूक्लियस, जबकि यहाँ पर एक हेवियर न्यूक्लियस दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियस में टूटता है। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन है वो क्विक प्रोसेस है, जल्दी से टूट जाएगा, क्विक प्रोसेस है। जबकि जो फ्यूजन है हमारे पास वो सेवरल स्टेप्स में भी हो सकता है, यानी कि एक स्लो रिएक्शन है, सेवरल स्टेप्स में भी ये हो सकता है। फ्यूजन प्रोटॉन्स के पास प्रोटॉन्स जो हैं वो लिंकेज पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर फ्यूजन में प्रोटॉन्स जो हैं वो लिंकेज पार्टिकल्स होंगे, लिंक जो करेंगे वो प्रोटॉन्स करेंगे, जबकि फ्यूजन में यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं, लिंकेज पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। अब जो हमारे पास फ्यूजन है, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जबकि फ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फ्यूजन में नो हार्मफुल, और यहाँ पर ये हार्मफुल होगा। फ्यूजन हार्मफुल नहीं है, यानी कि दो चीज़ों का जुड़ के कुछ बनना हार्मफुल नहीं है, जबकि एक चीज़ में से दो चीज़ों का टूटना वो हार्मफुल है। अब फ्यूजन के लिए यानी कि रेडियो एक्टिविटी के लिए हमारे पास स्टॉक जो है लिमिटेड है, तो हम उसको अच्छे से यूज़ करना चाहेंगे, स्टॉक जो है लिमिटेड है। बट जो फ्यूजन है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास स्टॉक काफ़ी अच्छी अमाउंट में है, बट उसको हम अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते। जब साइंटिस्ट उसका अच्छे से तोड़ निकाल लेंगे, उसको अच्छी तरह कैसे यूज़ करें, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी काफ़ी फॉर्म करते हैं। अगर हम इसको आयनाइज करें तो डेफिनेटली काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रहने वाला है। तो आगे की जो फ्यूचर लाइफ है वो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पर डिपेंडेंट होने वाली है। अब कन्वेंशनल सोर्सेज का ज़माना
अब कन्वेंशनल सोर्सेज कम यूज होने लगेंगे, आगे जो हमारे पास सोर्सेज यूज करने लगेंगे दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी अब यूज होगी हमारे पास। अब कन्वेंशनल सोर्सेज का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो बस यही था इतना इस चैप्टर में, बाकी और कुछ करने लायक हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है। So that's all for the chapter, and I hope you all understand the topics covered in this one short video of chapter number 13 nuclei। और साथ में अब इस चैप्टर के एंडिंग हो चुकी है, तो चैप्टर की एंडिंग के बाद हम डेफिनेटली द लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स को भी अगले आने वाले 1 या 2 दिन में कवर करके आगे की तैयारी पर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट द केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको हम नेक्स्ट वीक पूरे वीक में कवर कर देंगे। एंड डेफिनेटली उसके बाद बोर्ड के एग्जाम के लिए डेफिनेटली कुछ ही दिन बचने वाले हैं और हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई होप you definitely follow our rewind version 2.0 and get benefit from it. So until then, we will meet in the next episode, hopefully passing the physics class 12 syllabus. Until then, we will meet in the next video. Bye bye. Thank you so much.